अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे आज की इस वीलॉग के अंदर मेरा तमाम तर जो ज़ोर है, जो मेरा फ़ोकस है डिस्कशन का, वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट उर्दू के कॉलमनिस्ट हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के वो 2 कॉलम हैं, जिनमें उन्होंने यके बाद दीगरे ये एनालिसिस पेश किया कि किस तरह से पाकिस्तान के जनरल साहिबान यानी कि जनरल आसिम मुनीर की टीम ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिसमें इमरान खान की जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उन्हीं की बहन उन्हीं की हमशीरा अलीमा खान को पास हो जाए। वो ये मानते हैं कि अलीमा खान साहिबा शौरी तौर पे इसका हिस्सा नहीं है, ताहम जनरल साहिबान की ये साजिश जो है उसका वो एक बहुत डिटेल किस्म का एनालिसिस जो है वो रखते हैं। पहला कॉलम उनका आया हमारे सामने 5 सितंबर को, जिसका उन्वान था जानशीन इमरान खान, और फिर 12 सितंबर को एक दिन पहले उनका दूसरा कॉलम हमारे सामने आया जिसका उन्वान है वज़ीर आज़म अलीमा खान। और इसके बाद ज़ाहिर है बहुत खप पड़ गई, बहुत से लोगों ने इसे सोशल मीडिया में पहले भी डिस्कस किया। मैं डिटेल से जनरल साहिबान की इस स्ट्रैटेजी को हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के कॉलम्स की मदद से मैं इसे आपके सामने डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, कुछ ऐसी और भी की डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मैं आज तो डिस्कस नहीं कर सकता तफसील से, लेकिन अगले आने वाले वीलॉग में मैं इनमें से चंद डेवलपमेंट्स को डिस्कस करूंगा बहुत सी ग्राफिक डिटेल के साथ। लेकिन उनका एक ओवरव्यू और मंजरनामा जो है वो मैं आपके सामने स्टेज के ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ इस खत्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो मिनिस्ट्रियल समिट और उसके बाद वो लीडर्स ऑफ हेड ऑफ द स्टेट्स का समिट है जो इतवार के दिन संडे को दोहा में दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स, उसमें अरब भी हैं, उसके नॉन अरब भी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, वो इकट्ठे होंगे, वो डिस्कशन करेंगे और वो एक प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे इसराइल की जो बढ़ती हुई जहरियत है, जो ग्रेटर इसराइल है, जो नेतन जिसमें इसराइल मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कर रहे हैं उसका रास्ता कैसे रोका जाए। तो इतवार के दिन ये प्रपोजल पे डिस्कशन होगी फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान कि क्या क्या प्रपोजल सामने आते हैं। और फिर मंडे के दिन, सोमवार के दिन, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, और हेड ऑफ द स्टेट्स के अंदर शायद ही कोई ऐसा इंपॉर्टेंट हेड ऑफ द स्टेट है जो वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान MBS, यूएई के मोहम्मद बिन जैद अल नहयान जो हैं MBZ, जो मैं समझता हूँ कि इस खिते के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, क्योंकि वो इतने सामने विजिबल नहीं होते। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान वहाँ पे होंगे, और तुर्की के तवक्को की जा रहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वहाँ पे होंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया है कि वो वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये संडे और मंडे की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, और तमाम दुनिया के ज़राए इब्लाग की जो निगाहें हैं वो इसके ऊपर लगी हैं कि इसमें से निकलना क्या है। अब ज़हन में ये भी रखिए कि जुमे के दिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के जो विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जो इस वक्त जिन्होंने बहुत ही महारत के साथ अमेरिका के मीडिया को एंगेज किया हुआ है, उन्होंने उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया। उस डिनर में मशरक़ वस्ती के जो स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने भी उसमें शिरकत की। डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त सूरत हाल खासी डेलिकेट और पतली हुई भी है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप मसलसल ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कॉलम छप रहे हैं कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के एलाय दोहा के अंदर कतर में जो हमला किया वो इसराइल कर गुजरा, अमेरिका उसको रोक नहीं सकता था, अमेरिका के सदर को उसका पता नहीं था। क्योंकि इस जो कतर के विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत तरीके से ये सवाल उठाया है कि कतर के पास स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार फैसिलिटीज़ थी, हर किस्म का डिफेंस सिस्टम मौजूद था, कि कैसे हुआ कि क्या इसराइल ने ऐसा इस्तेमाल किया कि हमें पता ही नहीं चल सका कि इसराइली जहाज़ कहाँ से आए और किस तरह से उन्होंने ये कार्रवाई की। इसका जवाब साफ ज़ाहिर है कि अमेरिकन जो फोर्सेस थी कतर में, उन्होंने इसराइल के हमले को इग्नोर किया और इसराइल के हमले के साथ ताउन किया। ज़ाहिर है एनालिस्ट इसको इसी तरह से देखते हैं। ज़हन में ये भी रखिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो लीडर हैं MBZ मोहम्मद बिन जैद जो हैं, वो इस हमले के फ़ौरन बाद उन्होंने वो एक तूफ़ानी दौरे के ऊपर निकले जिसमें वो दोहा कतर पहुँचे, उसके बाद ओमान, उसके बाद बहरीन, और उसके बाद उनके एनवॉयज़ ने दुनिया भर की लीडरशिप को, दुनिया भर की सिविल सोसाइटी को एंगेज करने का एक प्रोसेस जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है। उनकी खतरे की घंटी बज चुकी है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दुबई और अबू धाबी के अंदर जो सारी की सारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो पीस के ऊपर कंटेंजेंट है, और उन्हें खतरा जो है वो महसूस हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ISPR ने ये एडमिट किया कि गुज़श्ता 72 घंटों में
پاکستان کی فوج نے 19 جوان اور آفیسر جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، وہ انہوں نے لوز کیے جب ساؤتھ وزیرستان کے اندر مختلف ان کے انٹریکشن ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ. ان دہشت گردوں کو کبھی فتنہ ہندوستان کہا جاتا ہے، کبھی فتنہ الخوارج کہا جاتا ہے، کبھی ان کا بلیم یہاں پھینکا جاتا ہے، کبھی ان کا بلیم وہاں پھینکا جاتا ہے. بہرحال اس ٹریجڈی کے کوانٹم کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جن کی دوسری ریٹائرمنٹ میں اب صرف 77 دن باقی رہ چکے ہیں، وہ بھی بنو کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں پہنچے. یہ واقعہ جو ہے پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے خطرات ہیں، جو ایک ان مینیجبل سچویشن اور چیلنج ہے، اس کی طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں انجینئر محمد علی مرزا، جو بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں، وہ تمام لوگ جو مذہب کی طرف آتے ہیں غیر روایتی طریقے سے، میڈیسن پڑھ کے، انجینئرنگ پڑھ کے، سائنس پڑھ کے، لٹریچر پڑھ کے، اور روایتی مذہبی تعلیمات اور مدرسے کے پروڈکٹ نہیں ہوتے، وہ عمومی طور پہ خاصی انٹرسٹنگ قسم کی ان کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. تو محمد علی مرزا جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا بھی اس طرح سے ہیں، بہت کنٹروورشل ہیں. لیکن یہ جو واقعہ، اور بہت دوسرے لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ سارا کا سارا جو ان کا فزیکل ریمانڈ 7 دن کا دے دیا گیا ہے اور ان کو پہلے گرفتار کیا گیا ہے مینٹیننس پبلک آرڈر میں، یہ در حقیقت لوکل جہلم کی انتظامیہ اور بھائی لوگ جو ہیں وہ انہی کی محمد علی مرزا کی برانڈنگ میں اضافہ کرنے کی یہ ایک چال ہے. یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بالکل نہیں پتا. مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کے سو کالڈ اسکالرس و علماء کے درمیان میں یہ جو ہر وقت ایک جنگ کی سی صورتحال رہتی ہے، بہت ہی فروغی قسم کے ایشوز میں، جس کو وہ بہت بڑا بنا کے دکھاتے ہیں، اس سے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کے معاشرے کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب آپ یہ دیکھیں فار انسٹنس، اب اگلی چیز دیکھیں کہ ٹامی رابنسن جو ایک انتہا پسند انگریز ہیں، انتہا پرلے درجے کے رائٹ ونگ ہیں، انہوں نے ہفتے کے دن لندن کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ، پولیس نے ایسٹیمیٹ کیا ہے 1,10,000 مظاہرین انہوں نے اکٹھے کیے ایک مارچ کے لیے، جو بنیادی طور پہ برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کی حکومت کے خلاف ہے، جن کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ امیگرنٹس، جس میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں، ان سے نرمی برتتی ہے، اور امیگرنٹس کے خلاف جو شعلہ انگیزی کرتے ہیں، جو شعلہ بیانی کرتے ہیں یہ رائٹ ونگرز، اس کے لیے برطانوی حکومت نے طرح طرح کی قدغنیں لگا رکھی ہیں. سو اس میں اینٹی امیگرنٹ فیلنگ کو فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ کے ساتھ جو ہے وہ مکس کیا گیا ہے. یہ اسی قسم کا جو پریشرز ہے برطانوی حکومت میں، جس کے اندر آ کے پیلسٹینین ایکشن کے نام سے جو گروپ تھا، یہ ایکشن پیلسٹائن گروپ تھا، اس کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، بین کیا گیا. جب ان کی سپورٹ کرنے کے لیے بہت سے لوگ نکلے تو انہیں بھی برطانیہ میں گرفتار کر لیا گیا. تو یہ وہ پریشرز ہیں جو آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں، جو آپ کو برطانیہ میں اور یورپ میں بھی نظر آ رہے ہیں، جو آپ کو امریکہ کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، اور پورے یورپ سے اور نارتھ امریکہ سے بڑے بڑے اسپیکرز جو ہیں وہ یہاں پہ شعلہ بیانی کرنے کے لیے پہنچے. اور میں حیران ہوا جب میں نے دیکھا کہ ان میں کینیڈین سائیکالوجسٹ تو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ نیپال کی جو پریزیڈنٹ ہیں، نیپال کے پریزیڈنٹ راما چندرا پوڈل جو ہیں، انہوں نے نئے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے انٹرم گورنمنٹ بننے کے بعد، اور وہ نئے الیکشن 5 مارچ 2026 کو اس کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آ چکی ہے، اور ایک فارمر فرسٹ وومن چیف جسٹس آف نیپال سشیلا کوری جو ہیں، انہوں نے ایز پرائم منسٹر along with 1 or 2 other ministers انٹرم گورنمنٹ کی ہیڈ کی حیثیت سے ایز وزیر اعظم انہوں نے حلف لے لیا ہے، پریزیڈنٹ نے ان کو حلف دیا. یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جسے ہندوستان سے بہت زیادہ ویلکم کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے بھی اسے ویلکم کیا ہے. ہندوستان میں اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی، انسانی حقوق کی بہت بڑی فتح ہے. چین میں البتہ بالکل اس کے حوالے سے خاموشی ہے. جب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو چین کی طرف سے یہی ڈیزائر تھی کہ پیس ہونا چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، چائنا از کنسرنڈ اباؤٹ اسٹیبلٹی اینڈ پیس. بٹ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اب تک ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے اس تاثر کو ایبزارب کر لیا ہے، جس میں سب سے پہلا تھا پرہیپس اپنی طرف سے کم از کم پاکستانیوں میں آپ کو یہ بتانے والا کہ جو چیز ہوئی ہے یہ ہندوستان کی ایک پولیٹیکل فتح ہے. جس طرح سے بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی ہندوستان کی شکست تھی، اور یہ یہاں پر چین کی ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ کے طور پہ اسے تعبیر کیا جا رہا ہے. ان میں سے چند ڈیولپمنٹس، خاص کر کے جو عرب اینڈ مسلم سمٹ ہے، اس کو میں اگلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے ڈسکس کروں گا. میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا کہ وہ عرب جنہیں بہت زیادہ ہمارے ہاں کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس بہت سی آپشنز ہیں. اگر وہ متحد ہو گئے اور انہوں نے انٹیلیجنٹلی اپنے کارڈز پلے کیے تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی زندگی وہ مشکل بنا سکتے ہیں. یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اب آئیں پاکستان کی طرف اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے کالمز کی طرف. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ 2 کالم ہیں.
एक पहला 5 सितंबर को आया, जानशीन इमरान खान, और दूसरा वज़ीर आज़म अलीमा खान जो उनका 12 सितंबर को छपा है। इसमें कुछ फैक्ट्स हमें ज़हन में रखने बहुत ज़रूरी हैं जब हम इन कॉलम्स का एनालिसिस करते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को गुज़िश्ता कई बरसों से हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक बहुत बड़े नाक़िद, क्रिटिक और ओपोनेंट की हैसियत से हम उनको जानते हैं। गो कि वो इमरान खान की कज़न भी हैं, इमरान खान की बहन नौरीन खान से उनकी शादी भी है, वो इमरान खान के बहुत करीब हैं। और इसी हवाले से हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि कुछ फैमिली के अंदर की टेंशन्स भी उनकी तहरीर के अंदर हमें नज़र आती हैं। सो उनकी तहरीर जो है वो टोटली एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है, इसके अंदर एक इमोशनल रैंकर, एक ज़ाती गुस्सा, एक फैमिली की पॉलिटिक्स, एक फैमिली की सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो भी इसके अंदर नज़र आती है उनके इन कॉलम्स में। लेकिन इवन देन ये बड़े इंटेलिजेंट कॉलम्स हैं। ये भी ज़हन में रखिए कि वो किसी स्टेज पे इमरान खान की सियासत के खासे करीब रहे। वो खुद अपने कॉलम्स में ज़िक्र करते हैं कि मियाँ वाली में 2002 में जो इलेक्शन था उसकी तमाम स्ट्रेटजी बनाने के लिए इमरान खान ने उनको भेजा। बाद में इमरान खान उनके बड़े ममनून थे कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से बनाई। 2002 से 2012 तक वो इमरान खान की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है 12 या 13 तक, उसका वो हिस्सा रहे। एक स्टेज पे वो इतने बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अपने कॉलम में ज़िक्र करते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि शाह महमूद कुरैशी को कन्विंस करें कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जॉइन कर लें। ये उन्हीं दिनों की बात है जब शाह महमूद कुरैशी ने आसिफ अली सरदारी साहब के साथ रेमंड डेविस अफेयर में डिफरेंसेस होने के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जब उनको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से हटा के आसिफ अली सरदारी साहब ने वापडा का और पावर का और इलेक्ट्रिसिटी का उनको मिनिस्टर बनाया था। कोई और होता वैसे, शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह मुझे याद है मैंने उन दिनों में उनसे मुलाकात की थी, तो वो बड़ा खुश होता कि यार फॉरेन मिनिस्ट्री में तो इतना माल है ही नहीं जितना कि वापडा की मिनिस्ट्री में है। आसिफ अली सरदारी साहब ने चलो मेहरबानी की गुस्से में भी, लेकिन उन्होंने ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल रिफ्यूज़ कर दिया था। तो उन्हीं दिनों में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन्होंने जो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थे शाह महमूद कुरैशी कि मैं कहाँ जाऊँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जॉइन करूँ या ना करूँ, उनसे लाहौर में मीटिंग्स करके उन्हें कन्विंस किया। लेकिन वो ये इंकशाफ भी करते हैं कि किस तरह से इमरान खान ने उनको ये मैंडेट दिया था कि शाह महमूद कुरैशी की तमाम सियासत जो है वो सिर्फ पंजाब की हद तक होगी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की ये डिमांड थी कि मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में इमरान खान के बाद नंबर 2 लीडर की हैसियत से लाया जाए। और बिल आखिर वो कहते हैं कि उन्हें एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो है उन्हें टाइटल जो है वो दिया गया, जो ग्रजिंगली उस स्टेज के ऊपर इमरान खान ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि उनको एक फेडरल ओवरऑल रोल जो है वो दिया जाए। अब इनके कॉलम्स जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज इनके अंदर एक फैमिली की जो पॉलिटिक्स और सेंस ऑफ जेलसी है वो हमें बाहर नज़र आती है। और फिर जब वो खुद भी इसका एतराफ़ करते हैं अपने मुख्तलिफ कॉलम्स में कि इमरान खान ने जो मोरूसी सियासत को डिस्करेज किया, और मेरा ख्याल है कि हम ये समझ सकते हैं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ये चाहते थे कि उनकी खिदमात, और ख़ास करके चूँकि वो फैमिली में है, नौरीन के हस्बैंड हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, उसके कज़न हैं, उसके ट्राइब से हैं, तो उनको एक लार्जर रोल मिलना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़। लेकिन इमरान खान का एक असूली फ़ैसला हो चुका हुआ था कि मैंने अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कज़न्स को, अपने भाइयों को, अपने ट्राइब को मैंने कोई भी रोल जो है वो नहीं देना। और ये उनका एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी अहमियत को बदकिस्मती से, बदनसीबी से, इन द बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये पहला लीडर है पाकिस्तान की तकरीबन 80 बरस की तारीख में जिसने मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़ डैम बांधा, बहुत मुश्किल से। और उसमें उसने बड़ा सफ़र किया, बिकॉज़ मोरूसी सियासत के बड़े फ़ायदे भी होते हैं। आपकी फैमिली आपकी लॉयल होती है, वो जिस तरह से आपके साथ खड़ी होती है उस तरह से कोई और आपके साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन इमरान खान ने एक एलिवेटेड पोजीशन लिए, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के कॉलम से आपको इसका जो है ठीक तरह से अदराक भी होता है, और आपको ये भी समझ आती है कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की अपनी भी जो बहुत बड़ी ग्रज है वो इसी हवाले से थी कि उनको वो रोल जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में नहीं मिला, जो कि उनकी खिदमत और उनकी फैमिली होने के सिलसिले में उनको मिलना चाहिए था। ये जो उनका कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है, पहला कॉलम अलीमा खान साहिबा के हवाले से ज़्यादा सख्त था, लेकिन जो दूसरा कॉलम है वज़ीर आज़म अलीमा खान जो है, इसमें वो ये एडमिट करते हैं कि ये जो सारी की सारी गेम खेली जा रही है जनरल साहिबान की तरफ से, इसमें अलीमा खान शऊरी तौर पर कॉन्शियसली इसका हिस्सा नहीं लगती हैं, ताहम खेल ज़रूर खेली जा रही है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अभी आप कह सकते हैं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जनरल्स का माइंड पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जहन पढ़ रहे हैं। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ जिससे ये जहन पढ़ने वाली बात जो है ये बहुत बेहतर क्लियर हो जाएगी। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के एक मैजिस्ट्रेट के ज़रिए 27 यूट्यूबर्स जो हैं उनके चैनल बंद करने के लिए एक फ़ैसला हुआ, और गूगल को वो फ़ैसला जो है वो कन्वे किया गया, और गूगल ने हम सबको बताया। अब जो 27 लोग थे उसमें पाकिस्तान के अंदर के भी यूट्यूबर्स थे और फिर पाकिस्तान के बाहर के भी यूट्यूबर्स थे, जैसे कि मैं हूँ, जैसे
वजाहत सईद खान साहब हैं, जैसे साबिर शाकिर साहब हैं, जैसे इमरान रियाज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैठे मुकीम सभी काज़मी साहब हैं, मेरा ख़्याल है हैदर मेहदी हैं, और भी बहुत से उसमें बहुत से लोग हैं। जब ये अभी डेवलपमेंट हुई थी और अभी पाकिस्तान के बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर के जो यूट्यूबर्स हैं वो किसी अदालत में पहुंचे ही नहीं थे, तो मैंने इसके ऊपर अपना एक व्लॉग किया था। आप में से जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, आपको याद होगा मैंने उसमें कहा था कि इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं ये उनको रिलीफ दे देंगे अदालत से, और जो बाहर बैठे हुए हैं मेरी तरह के, वो चूँकि अदालत में जा नहीं सकते और हमें अदालत में जाने की इजाज़त नहीं है, बिकॉज़ हमारे बारे में पहले अदालतें ये फैसला कर चुकी हैं कि ये पाकिस्तान से बैठे मफरूर हैं, भगोड़े हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, जब तक कि अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, इनका कोई भी केस, पिटीशन, एप्लीकेशन जो है उसे एंटरटेन नहीं किया जा सके। तो मैंने उस वक़्त अपना एनालिसिस आपके सामने रखा था, और मैं वाहिद बंदा था जिसने एनालिसिस आपके सामने रखा था कि यहाँ पर स्ट्रेटजी ये है कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो अदालत के सामने चले जाएंगे और ये एक 2 स्टेप प्रोसेस करेंगे, जिसके ज़रिए गूगल को ये कन्वे करेंगे, यूट्यूब को ये कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान के अंदर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, 27 में से हमने इतने लोग जो हैं उनको अदालत ने छोड़ दिया है, उसको उन्होंने ठीक समझा है और बाकियों को ठीक नहीं समझा। हालांकि जिनको छोड़ा है वो भी सिर्फ इस चीज़ के ऊपर छोड़ दिया है कि वो उनके सामने अदालत के सामने हाजिर हो गए हैं, कोई पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता डिस्टिंग्विश करने का, तो लोग इसको कई दफ़ा समझ नहीं सकते। अब इसकी एग्जाम्पल की अहमियत क्या है? इसकी एग्जाम्पल की अहमियत यह है कि मैंने उस वक्त कहा था कि जो व्लॉगर्स पाकिस्तान के अंदर हैं उनको आईएसआई को कंट्रोल करने के लिए उनके यूट्यूब चैनल बंद करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। आईएसआई इतनी समझदार ज़रूर है कि उसने एक परमिसिबल स्पेस रखी हुई है पाकिस्तान में डिस्कशन करने के लिए, वो लोगों की ठोक बजा के वो स्पेस मैनेज करते रहते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, उनके पास दर्जनों तरीके, अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों तरीके हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी मीडिया पर्सन को, कॉलमनिस्ट को, व्लॉगर को, पॉडकास्टर को, पॉलिटिकल लीडर की वो बाजू मरोड़ सकते हैं और उसको एक सर्टन नहज और एक सर्टन वेवलेंथ के अंदर ऑपरेट करने पे वो मजबूर करते हैं। वो पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसी किस्म की हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी से डील करते हैं। तो मेरा आर्गुमेंट ये था कि इनके चैनल बंद करने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो इनकी बहुत सी चीज़ें और कर सकते हैं, जिसकी छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि गुज़िश्ता 72 घंटों में आपने देखा कि पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं जिनके पहले टेलीविजन प्रोग्राम बंद कर दिए गए, समीना पाशा साहिबा। समीना पाशा के इन्होंने बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। अब ज़ाहिर है कि अगर आपके यूट्यूब के पैसे आने हैं तो आपके बैंक अकाउंट से आएंगे, आप बैंक अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन और भी दर्जनों उनके पास तरीके हैं कि पाकिस्तान की जोग्राफिया के अंदर जो भी शख्स है उसके उनको यूट्यूब के चैनल बंद करने के लिए गूगल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको उठा सकते हैं, समझा सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, घर वालों को, फैमिली को तंग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स तंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको असल प्रॉब्लम उन लोगों से है जो मेरी तरह के लोग हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे हैदर मेहदी हैं, जैसे सबीक आज़मी हैं, जैसे वक़ार मलिक हैं, जैसे इमरान रियाज़ हैं, जैसे वजाहत सईद खान हैं, जैसे शहबाज गिल हैं। इस तरह के लोगों के साथ उनको प्रॉब्लम है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बैठे हुए यूट्यूबर्स जो हैं उनको तो ज़ाहिर है अदालत के पास जाना ही था। वो आईएसआई की और एस्टैब्लिशमेंट की किसी साजिश का कतई तौर पे हिस्सा नहीं है। वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि जब उनके आप यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, भोंडा किस्म का ऑर्डर करेंगे मैजिस्ट्रेट से, तो वो दौड़े कहाँ जाएंगे? वो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, वो रिलीफ लेने जाएंगे और उनको रिलीफ जो है वो मिल जाएगी। तो उनको इस्तेमाल किया है अपने ड्यू प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इस एग्जाम्पल से आपको पता चलना चाहिए कि, और इसको मैं चाहता हूँ कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को चाहिए था कि इसको ज़्यादा खोल के वो एक्सप्लेन करते, बिकॉज उनके कॉलम्स के अंदर एक तासुर ये होता है कि शायद मोहतरमा अलीमा खान साहबा जनरल साहिबान की किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हैं कॉन्शियसली तौर पर। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कॉन्शियसली और शौरी तौर पर उसका हिस्सा नहीं है, वो नहीं हो सकती किसी भी तरह से। हमारा दिल, हमारा जहन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसको कोई पोलिटिकल एनालिसिस आप कर की ज़रूरत ही नहीं है। वो उन्होंने ऐसे सूरत हाल और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसके अंदर वो इमरान खान की एक नेचुरल लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। ये पॉइंट मैं चाहता कि अगर हफीजुल्लाह नियाज़ी से ज़्यादा खोल के इसको एक्सप्लेन करते जैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया तो बहुत बेहतर होता। बहरहाल नियाज़ी साहब कहते क्या है कि पाकिस्तान के जर्नलों ने जितनी भी कोशिशें की हैं इमरान खान की लीडरशिप को ख़त्म करने की, उसमें वो नाकाम हो गए। इमरान खान की लीडरशिप उधरी है, जेल में बैठे हुए, अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ जो लीडर है उसके गिर्द पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो घूम रही है। अब लेकिन वो कहते हैं कि जर्नल्स बहुत ही इंटेलिजेंटली तौर पर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं, वो मसलसल कोशिश कर रहे हैं कि एक नेचुरल लीडर जो है इमर्ज कर जाए। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगस्त 2023 के बाद वो हालात पैदा हो गए जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, उन तमाम की जो लीडर हैं वो मोहतरमा अलीमा खान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज कर रही हैं। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक नेचुरल
कुदरती ह्यूमन रिएक्शन और रिस्पॉन्स है, ये वही मोरूसियत की पावर है जिसको इमरान खान ने ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल रोकने की कोशिश की है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, इसको आप रोक नहीं सकते। सारी मशरक़ वस्ती की, सारी साउथ एशिया की, सारी जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, मगरब के बाहर, आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बाहर, वहाँ पे मोरूसियत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज सोसाइटी अंडर डेवलप्ड है। ये एक पॉइंट है। ये भी वैसे जो है बहुत अच्छा होता है कि अगर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इस पॉइंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मोरूसियत की अपनी एक नेचुरल फ्लो भी होती है। बहरहाल वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो रीसेंट इवेंट्स हैं वो हिंट करते हैं कि जहाँ पहले वो कहते हैं कि जब अलीमा को भी गिरफ्तार किया गया तो वो भी कोई वजह नहीं थी, ऐसे ही बेतुकी गिरफ्तारी थी। और अब जब अलीमा के साहिबजादों को इन्होंने गिरफ्तार किया तो मैंने भी अपने एक वीलॉग में कमेंट किया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा बिकॉज दोनों बेटों का दूर पार से कोई ऐसा केस बनता ही नहीं था कि उन्हें ये गिरफ्तार करते और फिर बाद में ज़ाहिर अदालतों से उनको रिहाई भी मिल गई। लेकिन हफीजुल्लाह नियाज़ी समझते हैं कि ये एक क्लेवरली ऑर्केस्ट्रेटेड स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए एक लीडरशिप पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वो ये कंट्रास्ट करते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद और ऐसे बहुत से और लोग, और अपने साहिबजादे का भी जिक्र करते हैं हसान का, कि जब उनको सज़ाएं मिली तो पाकिस्तान सोशल मीडिया जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसने कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन और रद्द-ए-अमल नहीं किया। लेकिन जब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के साहिबजादों को उठाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो गुस्से से पागल हो गया और उसने 24 घंटे इसकी कैंपेन चलाई। उसकी क्या वजूहत है वो एक्सप्लेन नहीं करते। अपने बेटे के हवाले से कहते हैं कि जब हसान को 10 साल की सज़ा सुनाई गई तो अपने ही नियाज़ी ख़ानदान के एक कज़न ने कहीं ये कमेंट किया कि बेटा जो है, ये जो बाप है हफीजुल्लाह नियाज़ी, ये फ़ौज के साथ मिलकर अपने बेटे की लीडरशिप को चमका रहा है और लीडरशिप चमकाने के चक्कर में उसको 10 साल की सज़ा जो है वो दे दी गई है। फिर वो इस हिस्ट्री में चले जाते हैं जो हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर 1977 में जब जनरल ज़िया ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, एक समझौता करते, गर्दन नीवी करते, डील कर लेते, तो 1986 में जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ़ातिहाना तौर पे लाहौर में उन्होंने लैंड किया, उसकी जगह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही लंदन से वापस आते और यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बारे में वो समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उसकी तमाम तर वजूद असल में ख़त्म हो गया। वो कहते हैं मैं इस आर्गूमेंट को नहीं समझता, कि मैं सही नहीं समझता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से, उनकी जान जाने से पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी मजबूत हुई है। वो समझते हैं पीपल्स पार्टी का शराजा बिखर गया है और मैं भी उनसे एग्री करता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं रही। और वो उसके बाद कभी भी उन्होंने सिंध ज़रूर जर्नैलों ने पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कभी भी पाकिस्तान के GHQ को, जनरल साहिबान जो हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकी। फिर वो हमें ये भी याद करवाते हैं कि कैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अर्ली 1980s में, मेरा ख्याल है 82 में, उन्होंने जनरल ज़िया के साथ, अपने ही बाप के कातलों के साथ उन्होंने डील की और खामोशी से पाकिस्तान से निकल के इलाज के बहाने बरतानिया चली गई। फिर उसके बाद वो कैसे अमेरिका के साथ और जनरल ज़ियाउल हक के साथ उन्होंने डील की वाया अमेरिका एंड वाया वाशिंगटन। जब 1986 की अप्रैल में वो फातिहाना तौर से एक बहुत ही फ़कीयुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ लाहौर के अंदर, अप्रैल 1986 में वो वहाँ पर उन्होंने लैंड किया। फिर वो नहीं कहते, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब जनरल ज़िया के साथ वाशिंगटन ने डील करवाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, तो अंडरस्टूड था और इम्प्लाइड था कि वो वाशिंगटन ये एक्सपेक्ट करता है कि जनरल ज़ियाउल हक इस स्टेज पे, जब अफ़गानिस्तान की जंग अब बंद हो रही थी, अपने टर्मिनल फेजेस पे थी, बाय 1985-86 ये क्लियर था कि सोवियट्स वहाँ से निकलने का सोच रहे हैं, या अमेरिकन को ज़ाहिर अच्छी तरह अंदाज़ा था इसका। तो एक्सपेक्टेड ये था कि जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को खुलने देंगे, उसको ओपन करेंगे और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक रोल होगा। जब जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अपने सीने से बंद करके लगा के रखा और उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं खोला और अपनी ही बनाई हुई हुकूमत को उन्होंने ख़त्म कर दिया, जनाब जुनेजो साहब की हुकूमत को, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की इजाज़त और मर्ज़ी से CIA ने, ये मेरा एनालिसिस है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने जनरल साहब और उनकी पूरी की पूरी हाई कमांड को जन्नत में भेज दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर पता नहीं खड़क सकता, तो ज़ाहिर है कि CIA ने भी खुदा की मर्ज़ी, परमिशन और उसके अंदर ही जो स्पेस थी उसके अंदर ही जनरल साहब को फारिग किया। फिर वो हमें याद करवाते हैं, और ये बात हुई थी 17 अगस्त 1988 को, तकरीबन 3-4 महीने के बाद मई में उन्होंने अपनी ही बनाई हुई हुकूमत जुनेजो साहब की जो थी उसे ख़त्म कर दिया था। नियाज़ी साहब हमें बताते हैं कि नवाज़ शरीफ ने भी 2000 में गर्दन नीची की और उन्होंने जनरल मुशर्रफ के साथ उन्होंने डील की, सऊदी अरब चले गए और इसी तरह से 2007 में इंतहाई फातिहाना तरीके से वो दोबारा पाकिस्तान पहुँचे। इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की आवाम कैसी भुट्टो किस्म की इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है और फिर बहुत ज़बरदस्त फ़कीयुल मिसाल उनका इस्तकबाल हुआ। तो बेसिकली टर्न्स हैं, ये जबर है तारीख़ का और ये तारीख़ का उतार चढ़ाव है जिसकी तरफ हफीजुल नियाज़ी साहब इशारा करते हैं। बेसिकली तौर पर वो ये कहते हैं कि किसी भी सियासतदान की ज़िंदगी जो है वो उसकी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
اس پوری کی پوری جو ان کے 2 کالمز میں، اس میں آپ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ حفیظ اللہ نیازی از کنسرنڈ اباؤٹ عمران خان. ان کو عمران خان کی زندگی کے آگے پیچھے ان کو خطرات جو ہے وہ محسوس ہو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اسی طرح سے جیل میں رہتے ہیں اور عوام کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، اور پھر آگے وہ خدا نخواستہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ انہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک نیچرل قدرتی لیڈر ہوگا. اور 2 برس کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کے بعد وہ نیچرل قدرتی لیڈر اب محترمہ علیمہ خان کی شکل میں جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے. ہنٹ ان کا یہ ہے کہ جنرلز چیزوں کو اس طرح سے موو کر رہے ہیں. جنرلز آف کورس موو کر رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے کہ موروثیت کی بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد، اچھا میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ اس میں آپ کو یہ بھی ذہن رکھنا پڑے گا کہ اس انالیسس میں ایک بائس ہے، ایک ایموشنل بائس ہے، اس میں ایک پارٹیزن شپ ہے، اس کے اندر ایک تعصب بھی ہے فیملی کا، بیکاز وہ نورین کے ہسبینڈ ہیں، فیملی کی ٹینشنز بھی ہیں. عمران خان نے ان کو رول نہیں دیا تھا، علیمہ کو ایک سیاست کا رول اس وقت مل رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی جب ہم حفیظ اللہ نیازی صاحب کی تحریر کو غور سے دیکھتے ہیں. لیکن اس کو پڑھنا بہت ضروری. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، اس تمام بائس کے پارٹیزن شپ کے باوجود، اس کے اندر سے ایک امپورٹنٹ میسج ہے ان کالمز کے اندر. اور آخر میں وہ یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جنرلز کی یہ حکمت عملی اور یہ اسٹریٹجی بھی ناکام ہو جائے گی. کیسے ناکام ہوگی وہ ایکسپلین نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کامیاب یہ نہیں ہو سکیں. اب میں آپ کو یہاں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ان ویو آف دیز 2 کالمز اور جو بھی میسج بھیجا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اور باقی میڈیا کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، عمران خان کے ایڈمائررز کو، شیدائیوں کو، سپورٹرز کو کیا کرنا چاہیے. پہلا کام یہ کرنا چاہیے آپ سب کو کہ جس طرح سے میں نے یہ دونوں کالمز 2 دفعہ پڑھے ہیں، آپ سب کو یہ کالمز پڑھنے چاہیے. پڑھنے کے بعد آپ کو ان کالمز کو آپس میں اور میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے کہ ہر وہ اسٹریٹجی، ہر وہ حکمت عملی جس کو آپ کیلے کا چھلکا اتار کے ننگا کر دیتے ہیں، یعنی اگر جنرل صاحب کی ایسی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جب آپ اس اسٹریٹجی کو ننگا کر دیتے ہیں، اسے ایکسپوز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کی اسٹریٹجی ہے، ہم اسٹریٹجی کو نہیں مانتے، ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی اسٹریٹجی، تو عموماً ایسی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں. یہ اس پہ تاریخ کا ورڈکٹ اس کے پیچھے ہے. اسی لیے جو بھی چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کو آپ کو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک حکمت عملی کو، ایک مائنڈ، ایک برین ویو جو ہے اس کو ننگا کر دیتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ذرا دیکھیے کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ریفرنس بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 2012 میں جب انہیں پاکستان تحریک انصاف میں انوائٹ کیا گیا، وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈر بننا چاہتے تھے آفٹر عمران خان. عمران خان چاہتے تھے انہیں پنجاب کی حد تک محدود کیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو بہت سی پالیٹکس ہے، اور شاہ صاحب کو یہ شک رہا کہ 2018 کے انتخابات کے اندر بھی جو انہیں پنجاب کی ان کی سیٹ لوکل، یعنی وہ ایم این اے کی سیٹ تو جیت گئے، لیکن جو ایم پی کی سیٹ تھی ان کی کامیاب نہ ہو سکی. وہ در حقیقت ایک کوشش تھی کہ انہیں پنجاب کے چیف منسٹر بننے سے روکا جائے. یعنی ان کو پنجاب کی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑے لیول کی ڈرائی کی گئی، اور ان کو دوبارہ فورن منسٹر بننا پڑا، جو کہ وہ نہیں بننا چاہتے تھے. اب اس میں 2023 میں بڑی انٹرسٹنگ بات لکھتے ہیں ایک جگہ پہ جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ 2023 کے شروع میں، مارچ یا اپریل میں، جب عمران خان نے یہ ہنٹ کیا کہ ان کے جانشین مراد سعید ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی انہوں نے کالم لکھا تھا، تو ہرگز مراد سعید کو لیڈر بنانا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو امکانات، چانسز اور ہوپس ہیں کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتے ہیں، اسے ختم کرنا عمران خان کا مقصود تھا. well these are the ways of the politics. اب میری اپیل یہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان سے تو میری اپیل ہے ہی، لیکن اردو کے وہ تمام کالمنسٹ، میڈیا پرسن، پوڈ کاسٹرز، بہت سے اور لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جو عمران خان کے ہمدرد نہیں ہیں اور عمران خان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، میری ان سے ایک اپیل ہے پاکستانی کی حیثیت سے کہ آپ لوگ پاکستان کی اس 50 برس کی تاریخ پہ پیچھے جائیں جس میں جی ایچ کیو اور جنرل صاحبان پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں پہ اپنے تجربے کرتے رہے ہیں، اور پھر سچے دل سے اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھ کے، سچے دل سے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں پبلکلی کہ کیا جرنیلوں کی یہ تمام کی تمام جو ایکسپیریمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کے ساتھ، وہ جرنیلوں سے کیا تو اقتدار اس سے بڑھا ہوگا، انہیں تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن کیا اس کا پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہوا؟ کیا جنرل ضیاء الحق نے سوویت یونین کے خلاف جو ایک جعلی جہاد کیا افغانستان میں، امریکہ، سی آئی اے اور سعودیز کے ساتھ مل کے، اس کا فائدہ امریکہ کو تو ہوا، سی آئی اے کو تو ہوا، سعودی عرب کو بھی ہوا ہوگا، اس کا فائدہ جنرل ضیاء الحق کو ڈیفینیٹلی ہوا. انہوں نے اقتدار پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی، ان کو واشنگٹن میں انٹری مل گئی، لیکن کیا اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا؟ یا اس جنرل صاحب کے اس تجربے کے نتیجے میں پاکستان کا معاشرہ تباہ ہو گیا؟ اسی طرح سے آگے آ جائیں، جنرل مشرف نے 9/11 کی اب طالبان کے خلاف جو جنگ لڑی آن دا سائڈ آف دی امریکہ، وہ جو بن گئے، ان کے حلیف بن گئے بہت بڑے امپورٹنٹ، اس سے پاکستان کو کیا ملا؟
पाकिस्तान को जनरल साहब को तो ज़रूर मिला, जनरल मुशर्रफ को कबूलियत मिली, लेजिटिमेसी मिली, वाशिंगटन ने उनको एम्ब्रेस कर लिया, ब्रसल्स की पार्लियामेंट से उन्होंने खिताब किया, कैंप डेविड उनकी मीटिंग हो गई बगैर टाई के। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को जो मिला वो अभी आपको गुज़िश्ता 24 घंटों में, 48 घंटों में नज़र आता है, जब आईएसपीआर ये एडमिट करती है कि 19 उसके जवान और अफसर जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं जब उनके तालिबान और फितना दिसन खवारिज से लड़ते हुए। तो पाकिस्तान के ख़तरात में जर्नैलों के एक्सपेरिमेंट से हमेशा इजाफा ही हुआ है। अब इमरान खान के हवाले से भी जो ये एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स को नाकाम बनाना मेरी, आपकी, सारे सोशल मीडिया की और तमाम जो इमरान खान के सपोर्टर नहीं हैं, इमरान खान की सियासत से सैकड़ों इख्तलाफ हो सकते हैं। मैं कई कई दफ़ा कहता भी रहता हूँ कि इमरान खान की सियासत में उतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, और जब मैं ये कहता हूँ, और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत के अंदर के पावर डायनामिक्स का ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं था। जब मैं ये कहता हूँ तो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, बिकॉज़ वह इमरान खान को मुर्शिद की हैसियत से देखते हैं। लेकिन आप इमरान खान की सियासत के कितने ही खिलाफ क्यों ना हों, आप इमरान खान के ऊपर जर्नैलों के एक्सपेरिमेंट्स की सपोर्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीलॉग। अभी इतना ही, फिर अगले वीलॉग में मैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से आपके सामने हाज़िर होऊँगा। अभी इतना ही, थैंक यू।